क्योंकि आप जानते होंगे कि 1858 की एक्ट जब आई थी भारत में, तो 1858 की एक्ट के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत का शासन जो था वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। 1865 में बंगाल बिहार उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार होने के बाद भी कंपनी घाटे में जाने लगी। जब कंपनी घाटे में जाती होना चाहिए, इसलिए इस एक्ट के अनुसार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अडानी और क्या बोलते हैं अंबानी कंपनी उस पर सरकारी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, अब हम 4-5 सांसदों की या सरकारी लोगों की नियुक्ति कर दे रहे हैं। अब अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो पहले आप इस संगठन को, इस समिति को बताएंगे, ये समिति कहेगी निर्णय सही है, विवाद बोलते हैं, पाश्चात्यवादी विचार बोलते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या रख दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक नए क्लास की ओर चलते हैं और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तब ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ बहुत सारे रेगुलेटरी और कुछ एक्ट पारित किए थे जिसका हमें अध्ययन करना होता है। तो इस टॉपिक का नाम होता है कि भारत में किस प्रकार संवैधानिक विकास हुआ था। तो आप इसका ये मतलब समझिए कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो शासन करते समय क्योंकि कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी, तो जब भारत में वो व्यापार कर रही थी तो उस समय इंग्लैंड की जो सरकार थी, उस सरकार में कुछ दूसरे विपक्ष वाले लोग भी थे, तो वो सरकार पर दबाव बनाते गए और अंततः सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथों में नियंत्रित करने के लिए या अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए कुछ सारे एक्ट बनाए थे। उन्हीं एक्टों को हम पढ़ते हैं भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत। इस संवैधानिक विकास को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में भारत का जब संविधान बना तो बहुत सारी एक्टों को ब्रिटेन की जो सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लगाई थी, उनको अपने संविधान में शामिल कर लिया था। इसलिए हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक, जिसको कहते थे भारत में अच्छा शासन बनाने वाली एक एक्ट पारित की गई थी। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते होंगे कि 1858 की एक्ट जब आई थी भारत में, तो 1858 की एक्ट के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत का शासन जो था वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहले पार्ट में रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 एक्ट तक, और उसके बाद पार्ट नंबर 2 में पढ़ते हैं हम 1861 ईस्वी के एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 का, 1858 का। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कोई भी अदरवाइज क्लास की नीड नहीं होगी। आपको एक अच्छी सी किताब पढ़नी होगी। अगर आप किताब पढ़ लेते हैं तो आपका समग्र अध्ययन लगभग कंप्लीट हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम को टैकल करने के कंडीशन में आ जाएंगे। तो आपका स्वागत है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट को हमको देखना है। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ रहेगी वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्लास के अंतर्गत। और अब आपको मैं जब क्लास के अंतर्गत ले चलूं उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो क्या है कि आपको जब इस चीज को समझने में दिक्कत हो रही हो कि संवैधानिक विकास क्या है, तो आप एक चीज समझिए। समझने के लिए क्या है, इस प्रकार समझिए कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक दौर में भारत में व्यापार करने आई थी। और जब वो भारत में व्यापार करने आई थी तो उसने धीरे धीरे भारत में व्यापार को कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति में बदल लिया। और प्लासी बक्सर के युद्ध जीतने के बाद उसने सन 1765 में तत्कालीन मुगल शासक, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के साथ एक संधि की थी जिसको हम इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। उस इलाहाबाद की संधि के बाद पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत में राजस्व वसूल करने की और निजामत करने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया था। जब किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को किसी देश से राजस्व वसूलने और वहां न्याय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, कानून चलाने का अधिकार हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि अब वो सरकार वास्तविक रूप में सरकार का रूप लेने लगी थी, राजनीतिक रूप लेने लगी थी। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आरंभिक दौर में मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, उसने व्यापार से शिफ्ट होकर वो राजनीतिक दौर में चली गई थी। एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है, क्या भारत पर जो ब्रिटेन की विजय थी वो पूर्व नियोजित थी
क्या ब्रिटेन पहले से ही प्री प्लान करके आया था कि हमको भारत जीतना है? तो कुछ ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि तो कुछ इतिहासकार ये भी कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारत जीता था वो तो एक आकस्मिक विजय थी, और शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड के इतिहास में इतना बड़ा कोई उपलब्धि नहीं थी जितनी बड़ी भारत विजय थी। जो भी कारण रहे हों, लेकिन वर्तमान की कुछ आधुनिक रिसर्च वगैरह ये बताती है कि आरंभिक दौर में अंग्रेजों की ये जो नियति थी वो सिर्फ व्यापार की थी, लेकिन बाद में नियति बदली। आप जानते होंगे कि किस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक की नीति रही, सॉरी लॉर्ड बेलेजली की नीति रही, किस प्रकार कॉर्नवालिस की नीतियां रहीं, किस प्रकार लॉर्ड डलहौजी हेस्टिंग की नीतियां रहीं। तो आप हर गवर्नर जनरल के नियंत्रण में यही देखेंगे कि उनकी नीतियां समय दर समय बदलती रहीं, और उन्होंने अंततः भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जब वो साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण संसद करना चाहती थी। संसद कैसे करना चाहती थी तो मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताऊंगा। पहले मैं ये लिखता हूं कि ये जो देश है वो है, मैं मान लेता हूं इंग्लैंड है। इंग्लैंड इंग्लैंड ये देश है। इस इंग्लैंड के देश के कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। कुछ लोगों ने मिलकर, प्राइवेट लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। प्राइवेट लोगों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया, लोगों ने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किन लोगों की कंपनी थी? तो ये कंपनी थी, ये जो कंपनी थी ये थी निजी लोगों की कंपनी। मतलब हम कहें तो ये कंपनी थी प्राइवेट लोगों की कंपनी। इन प्राइवेट लोगों की कंपनी ने सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई। किसके लिए बनाई? तो वो बनाई इन लोगों ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, जब पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए बनाई तो इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे आकर भारत में कुछ जगह पर अपना नियंत्रण कर लिया, जिसमें पहला क्षेत्र था उनका बंगाल, बिहार और यहाँ कर्नाटक आदि का क्षेत्र। पहले कर्नाटक यहाँ था, तो इस पर वो अपना अधिकार करने लगे। अब आपको मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि भारत में एक्ट क्यों आई थी। क्योंकि अगर यहाँ समझ पाएंगे आप तो आपको एक्ट का आइडिया हो जाएगा कि वो एक्ट क्या है, उन एक्टों का उद्देश्य क्या था, वो भारत में एक्ट क्यों आई। वो एक्ट भारत में क्यों आई, तो आप यहाँ समझिए कि इन लोगों ने भारत में आकर अधिकार कर लिया, और अधिकार जो था वो व्यापारिक और राजनीतिक दोनों हो गया। अब ये समझिए कि इंग्लैंड की जो सरकार है, इंग्लैंड की जो सरकार है वो कौन चला रहा है? तो इंग्लैंड की सरकार कौन चलाता है? संसद चलाती है। आप तो जानते होंगे भारत सरकार कौन चलाता है? तो भारत की पार्लियामेंट चलाती है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी सरकार चला रही थी, और सरकार ने इन लोगों को यह अधिकार दिया था कि आप एकमात्र कंपनी है जो पूरब के साथ व्यापार करेंगे, और किसी इंग्लैंड के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वो पूर्व के साथ व्यापार करने जाए। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। अब आप एक और समझिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन कैसे चलता था? इसका शासन कैसे चलता था? तो इसका शासन चलने के लिए क्या होता था कि ये 24 लोग जो थे, एक 24 लोगों का, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनका जो शासन चलता था वो शासन 24 लोगों के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलता था। ये 24 लोग जो थे वो कौन थे? तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हजारों लोग थे, या मैं कहूँ सैकड़ों लोग थे, इन लोगों ने मिलकर, ये जो लोग थे इन लोगों ने कंपनी में शेयर लगाया था, और कंपनी प्राइवेट बनाई थी। वही कंपनी भारत में आकर शासन कर रही थी या व्यापार कर रही थी। तो यही लोग मिलकर पहले 24 लोग चुनते थे, और ये 24 लोग ही इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का शासन चलाते थे। मतलब भारत में क्या होगा तो इसका निर्धारण कौन कर रहा है? तो इसका निर्धारण कर रहे हैं ये 24 लोग। ये 24 लोग कौन है? इन 24 लोगों को कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों समझना जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीजें समझनी होंगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। तो यही मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एकदम क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में हमेशा ये बात छपी रहेगी। तो ये 24 लोग जो है वो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चला रहे हैं। अगर कंपनी कोई भी कार्य करती है तो कंपनी में मान लीजिए चाहे वॉरेन हेस्टिंग रहे, कॉर्नवालिस रहे, कोई भी काम अगर वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद ही वो कोई कार्य करते हैं। तो आप ये समझ गए कि 24 लोग जो हैं वही 24 लोग इनका शासन चला रहे हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, ये 24 लोग जो हैं वही शासन चला रहे हैं। इतना तो आपको एकदम स्पष्ट हो गया। अब आप ये देखिए कि जो 24 लोग हैं अब ये 24 लोग तो यही 1000-2000 लोग जो हैं मिलकर चुन ले रहे हैं और शासन चल रहा है। अब लेकिन जो संसद में कई लोग बैठे हैं, कुछ पक्ष वाले बैठे हैं, कुछ विपक्ष वाले बैठे हैं, कुछ कंपनी को सपोर्ट करने वाले हैं और कुछ कंपनी को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। इसलिए जो लोग नहीं हैं वो क्या दबाव डालते हैं, वो हमेशा सरकार पर इस बात का दबाव डालते हैं कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दीजिए और आप ब्रिटेन के सभी लोगों को परमिशन करिए कि वो जाके भारत में व्यापार करें। ये जो दबाव है ये पड़ता रहेगा। अब हम चलते हैं अपनी पहली एक्ट की ओर, जिस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अगर रेगुलेटिंग एक्ट आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दो चीजों का कंपेयर करना होगा। एक तो ब्रिटेन की स्थिति कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या स्थिति में है, और दूसरा अध्ययन करना होगा आपको भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये एक्ट कब पारित हो रही है। तो ये एक्ट पारित हो रही है कब, तो आप याद रखिएगा इस एक्ट के पारित होने की जो डेट है वो है सन 1773 ईस्वी, सन 1773 ईस्वी। अब सबसे पहले आपको दो स्थितियां देखनी होगी। एक स्थिति कौन सी देखनी होगी, एक स्थिति देखनी होगी ब्रिटेन की और एक स्थिति देखनी होगी भारत की। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको क्या होगा, आपको रेगुलेटरी एक्ट जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कैसी याद हो जाएगी, अब देखिए आप जब रेगुलेटरी एक्ट पारित हो रही तो इसकी परिस्थितियां देखनी होंगी कि ब्रिटेन में क्या परिस्थितियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिस्थितियां कि रेगुलेटरी एक्ट जो है वो किन परिस्थितियों में ले आ रही है। तो किन परिस्थितियों में आ रही है, आप ये समझिए कि सन 1765 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के क्षेत्र में निजामत और राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला था। किस एक्ट के अंतर्गत, तो आप जानते हैं सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके अंतर्गत। जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में निजामत करने और राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला तो उसके पास पैसा ज्यादा आने लगा। और जब इनकम ज्यादा आने लगी, लेकिन उस इनकम का फायदा वहां जो लोगों ने जो कंपनी बनाई थी उन लोगों को कंपनी का फायदा ज्यादा नहीं हुआ। कंपनी का फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो लाभ ले रहे थे वो अधिकांश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे जो भारत में नौकरी कर रहे थे वो ले रहे थे। तो क्यों ले रहे थे, क्योंकि उस समय जो निजी व्यापार था, जैसे मान लो कोई कंपनी का सदस्य भारत में आया, उस कंपनी के सदस्य को भारत में जब वो नौकरी करने आया तो उसको अपना व्यक्तिगत व्यापार करने का अधिकार था। आप कंपनी का व्यापार भी करिए और अपना निजी व्यापार भी करिए, उससे लाभ कमाइए। और आप जानते हैं कि जब कभी भी लाभ व्यक्तिगत होता है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ कमाना चाहता है और वो लाभ कमाता है तो अपने व्यक्तिगत लाभ को महत्व ज्यादा देता है, जबकि कंपनी के महत्व को कम देगा। तो निश्चित है कि कंपनी घाटे में जाएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार होने के बाद भी कंपनी घाटे में जाने लगी। जब कंपनी घाटे में जा रही थी तो जिन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी अब उनका पास पैसा कम आने लगा, और जब पैसा कम होने लगा तो वो पैसा कहाँ से लाते, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम सरकार से कर्ज ले लेते हैं। अब सरकार कौन सी है, सरकार है ब्रिटेन की। उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि इतने पाउंड का कर्जा जो है आप वो मुझे दे दीजिए। जैसे ही कंपनी ने ब्रिटेन की संसद के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि हमको इतना कर्जा चाहिए, पूरे ब्रिटेन की संसद में एक आवाज उठी। वो आवाज ये उठी कि ऐसा क्या कारण है जिससे कंपनी घाटे में जा रही है। अभी तक तो कंपनी को फायदा होना चाहिए था क्योंकि उसने तो ब्रिटेन के क्षेत्र में और भारत के क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। जब ये आवाज उठी तब ब्रिटेन की संसद ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज तो दिया, लेकिन उस कर्ज के पीछे उसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बहुत सारे प्रकार की रोक लगा दी। अब वो रोक क्या क्या लगाई, तो इसके सबसे पहले हम ये तो परिस्थितियां देख ली कि सबसे पहले क्या हुआ, इन लोगों ने कर्ज मांगा और कर्ज मांगने की स्थिति में ही ये स्थितियां उत्पन्न हुई। ठीक है, अब आप देखो इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे, प्रावधान क्या थे, प्रावधान। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों में अगर हम देखें, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों में देखें तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सॉरी सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश संसद ने कंपनी को, कंपनी को नियंत्रित करने का, नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास किया। ठीक है, प्रथम प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक कंपनी पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी, अपने हिसाब से व्यापार कर रहे थे, लेकिन इस बार ब्रिटेन की संसद ने कंपनी पर रोक लगा दी और कुछ प्रावधान किए। वो क्या किए, सबसे पहला तो एक आप याद रखिए कि कंपनी के जो सदस्य थे उनके निजी व्यापार पर, निजी व्यापार पर, निजी व्यापार पर प्लस घूस लेने पर प्लस उपहार लेने पर, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप समझ गए कि अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो भारत में व्यापार कर रहे थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे और उस निजी व्यापार के माध्यम से वो लाभ कमाते थे। लेकिन इस कंपनी ने इस बार, इस प्रावधान ने ये कह दिया कि भारत में अब जो भी व्यक्ति रहेगा वो व्यक्ति ना तो अपना निजी लाभ कमाएगा, ना वो व्यापार करेगा, ना वो भारत के लोगों से उपहार लेगा, गिफ्ट लेगा या घूस लेगा, तो ये चीजें बंद कर देंगी। तो अब कंपनी के जो सदस्य थे उनकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए जा रहे थे और अब प्रतिबंध लगना भी जरूरी हो गया था क्योंकि कंपनी का व्यापार भी बढ़ रहा था और कंपनी के ऊपर या संसद के ऊपर लोगों का दबाव भी था। तो ठीक है, एक तो ये नियम हो गया। और इसी में क्या कहा गया कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का जो गवर्नर कहा जाता था, जिसको बंगाल का जिसको गवर्नर कहा जाता था, उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की संज्ञा दे दी गई, गवर्नर जनरल की संज्ञा दे दी गई और गवर्नर जनरल की संज्ञा देने के स्थान पर इसलिए भारत का पहला गवर्नर, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो हुआ वो हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछी है, इसलिए आप याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अभी तक बंगाल का गवर्नर कहा जाता था लेकिन इस एक्ट के बाद अब क्या कहा जाने लगा, तो अब उसको कहा जाने लगा भारत का, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन हो रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग हो रहा है। और अब ये प्रावधान भी किया गया कि भारत में जो गवर्नर होगा उस गवर्नर को भारत में पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं होगा। अभी तक गवर्नर जनरल अपने अकॉर्डिंग शासन चलाता था, लेकिन इस बार कहा गया कि अब गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने व्यक्तिगत निर्णय से भारत को चलाए। तो अब क्या कहा गया, तो उसने कहा गया कि इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के साथ 4 लोग और रहेंगे, 4 लोगों की एक परिषद होगी, एक परिषद होगी। इसलिए अब इसको कहा जाने लगा, अब इसमें टोटल कितने लोग हो गए, तो टोटल हो गए 5 लोग। 5 लोगों में कौन कौन, तो एक तो हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ में 4 सदस्य अन्य हो गए, तो टोटल 5 सदस्य हो गए। और इन 5 सदस्य का जो नाम लिखा गया था वो नाम लिख दिया गया इस एक्ट में। तो इस एक्ट में इन 5 लोगों का नाम लिख दिया गया कि ये व्यक्ति भारत में जाएंगे और गवर्नर जनरल और सभा परिषद जो है, तो इसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल और 4 लोगों के साथ इसको गवर्नर जनरल सभा परिषद कहा जाने लगा। जब गवर्नर जनरल सभा परिषद कहा जाने लगा तो कहा कि अब यही जो है वो भारत का शासन चलाएगी
और गवर्नर जनरल के निर्णय व्यक्तिगत निर्णय न होकर इन पांचों व्यक्तियों के द्वारा जो बहुमत में निर्णय होंगे वही निर्णय मान्य होंगे। अब देखो स्थितियां कैसे बदलती हैं। और इसमें क्या कहा गया कि जो ये 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों का नाम इस एक्ट में लिख दिया जाता है। और ये भी लिख दिया जाता है कि अगर इन 5 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को भी कोई हटाना चाहता है तो उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा? तो उन्होंने कहा कि इसको हटाने का अधिकार जो होगा वो होगा उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का प्रबंधक था, लेकिन वो भी नहीं हटा सकता है जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लोगों को ना हटाए। इसलिए भारत में अब ये जो विवाद उत्पन्न हो गया था, अब ये विवाद कैसे उत्पन्न हो गया था? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स अभी तक अपने हिसाब से शासन चलाता रहा था, लेकिन अब जो शासन चलाना था वो कैसे चलाना था? तो वो शासन चलाना था सपरिषद के माध्यम से। तो अब आप देखेंगे कि इन लोगों में आपसी डिस्प्यूट होने लगा था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स चाहता था कि मैं ये करूं। आप जानते होंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिस प्रकार अवध के साथ संबंध स्थापित किए थे, इन लोगों को वे पसंद नहीं था। इसलिए इन 4 लोगों ने, जो इसमें मॉन्सेट हो गया, क्लेवरिंग हो गया, ये लोग थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स से बहुत नफरत करते थे। जिस दिन पहले दिन ये लोग आए उस दिन ही इन लोगों में आपसी विवाद होने लगा था। तो एक विवाद का जो सबसे बड़ा कारण हो गया वो ये हो गया कि गवर्नर जनरल और सापरिषद के साथ। और इसमें क्या प्रावधान किया जा रहा है? और इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि भारत में कोई भी काम होता है, चाहे वो राजनीतिक रहे, चाहे वो आर्थिक रहे, या इसी को हम कह लें चाहे वो सैनिक रहे, अगर भारत में कंपनी कोई इन मामलों में कोई निर्णय लेती है तो उससे वो ब्रिटेन की संसद को अवगत कराएगी। किसको अवगत कराएगी? ब्रिटेन की संसद को। तो ब्रिटेन की संसद को कंपनी हर चीज से अवगत कराएगी, चाहे भारत में कोई सैनिक निर्णय लेना हो, चाहे आर्थिक निर्णय लेना हो, तो वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अवगत कराएगी। और इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया, एक जो सबसे बड़ा प्रावधान था कि अब भारत में एक कोर्ट की स्थापना होगी। कोर्ट की स्थापना क्यों होगी? क्योंकि पार्लियामेंट को यह भी तो निर्धारित करना है कि भारत में आप जो शासन कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी तो कोई ना कोई न्यायाधीश होना चाहिए। इसलिए इस एक्ट के अनुसार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट सन 1774 ईस्वी में बना। और इसमें पहले न्यायाधीश जो हुए वो हुए एलिजा एम्पे। ठीक है, एलिजा एम्पे। इस सुप्रीम कोर्ट को आप आज के भारत का सुप्रीम कोर्ट मत समझिए। अगर आज इस कोर्ट के पावर की बात करूं तो इस कोर्ट की स्थिति उस समय एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर भी नहीं थी, उसकी हैसियत उतनी भी नहीं थी। तो ये स्थिति थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट लाया गया और इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन जितने भी कंपनी के लोग भारत में नौकरी करने आते थे उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जब अधीन कर दिया गया तो यही थे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। एक बार मैं रिवाइज आपको बता दूं कि संसद ने पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया और पहली बार निजी घूस उपहार आदि लेने पर रोक लगा दी गई। और आप देख रहे हैं बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब गवर्नर जनरल के शासन करने के लिए उसको एक सपरिषद की भी आवश्यकता होती थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे। आप ये बात जानते हैं, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में कोई भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो अडानी की हो, चाहे वो अंबानी की हो, अगर ये कंपनियां अपने आप में स्वायत्त हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र काम कर रही हैं, लेकिन ये भारत सरकार से एक निवेदन करते हैं, पैसा मांगे कि हमें इतना पैसा उधार दे दीजिए। और कोई सरकार रहे वो कहे ठीक है हम पैसा तो आपको उधार दे रहे हैं, लेकिन हम आपके कंपनी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, हमें ये भी तो पता लगना चाहिए कि आप लोग घाटे में क्यों जा रहे हैं। आपका तो इतना बड़ा व्यापार है, विश्व के कई देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, आप अमीर लोग हैं, एशिया में सबसे बड़े अमीरों में से आपकी गिनती की जाती है, फिर आप घाटे में क्यों जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई आदेश कंपनी करेगी, ऐसा कोई नियंत्रण सरकार करेगी तो उस पर कोई नियंत्रण लगा देगी। नियंत्रण कैसे लगा सकती है? वो कहेगी कि हम एक काम करते हैं, कुछ आप पर ये नियम लगाते हैं कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप पहले हमको अवगत कराइए। भारत सरकार कहे तो अडानी अंबानी को पहले भारत सरकार को अवगत कराना पड़ेगा कि भैया हम ये निर्णय ले रहे हैं।
फिर वो कहेगा आपका सीईओ कौन है, तो वो कहेंगे एक्स आदमी हमारे सीईओ है। अगर वो कहेगी एक्स आदमी सीईओ है, तो अब ये जो भी निर्णय लेंगे ये अकेले अधिकार नहीं लेंगे, हम 3-4 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। अब पूरा इनका एक समिति बनेगी, वो समिति निर्णय लेगी और उस समिति में से आप नहीं हटा पाएंगे। अगर आपको हटाना होगा तो आपको हमारी परमिशन लेनी होगी। इसलिए भारत में आप कंपेयर कर सकते हैं कि रेगुलेटरी एक्ट इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर रही थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमियां भी थी। इसकी कमियां क्या थी, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी कमियां देख लेते हैं यहाँ छोटी, क्योंकि कमियां अगर आपको पता होगी तो आपको क्या फायदा होगा। आपको फायदा ये होगा कि कमियों के माध्यम से आप और आगे आने वाली एक्टों को समझ पाएंगे कि इन एक्टों की जैसे पृष्ठभूमि में इसमें ये समझे हैं आप कि अगर पैसा नहीं मांगते तो संसद इन पर रोक नहीं लगाती। लेकिन अब आपको ये भी समझना होगा कि इसके आगे अगर जो कोई एक्ट आ रही है, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो या इसके पहले एक और एक्ट आई थी सन 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, तो वो क्यों आई? क्योंकि कोई प्रावधान जब बनता है तो उस प्रावधान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं। जब कोई कमियां होती हैं तो उन्हीं कमियों की पूर्ति के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। जैसे संविधान में संशोधन क्यों होते हैं? संविधान में संशोधन इसलिए होते हैं क्योंकि तत्कालीन समाज में परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन और नवाचार के द्वारा वो कमियां दूर की जाती हैं जो पहले रह गई थी। तो अब इसके बाद जो एक्ट आएंगे उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, तो इसकी कमियां हमें देखनी होंगी। इसकी कमियां एक हैं कि इसमें कहा गया कि सरकार, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी निर्णय लेगी उस निर्णय से पहले वो ब्रिटेन की सरकार को अवगत कराएगी। लेकिन इसमें कोई ऐसा तंत्र नहीं बनाया गया जिस तंत्र के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अवगत कराती और वो फिर जाके पार्लियामेंट को अवगत कराती। तो इस स्थिति पर ये फेल हो गया। और दूसरा, इसने ये कह दिया था कि अब गवर्नर जनरल और उसके सपरिषद का निर्णय सपरिषद के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब ऐसा मामला रहेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी जो सपरिषद थी उसमें बहुत सारे विवाद हुए, और जब विवाद हुए तो इस स्तर पर भी फेल हो गया। और तीसरा मामला था, अगर हम देखें तो तीसरा मामला था सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ना तो ये निर्धारित किया गया था कि कौन से मामले देखेगा, इसकी क्या स्थिति होगी, इसके क्या अधिकार होंगे, क्या ये उस समय सदर निजामत और सदर दीवानी अदालतों से ज़्यादा पावर रखेगी। तो इन सब में उत्पन्न होते रहे, और जब ये सब उत्पन्न होते रहे तो और भी आगे भारत में एक्ट आए। उन एक्टों को हमें आगे पढ़ना है, तो हम दूसरा एक्ट ले लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नए एक्ट की ओर। उस एक्ट में क्या पढ़ेंगे? तो उस एक्ट में हम पढ़ेंगे पिट्स का इंडिया एक्ट। ठीक है, तो हम दूसरा लेते हैं और लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आप पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखिए आप कि जो पिट्स इंडिया कहा जा रहा है, पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उन्हीं प्रधानमंत्री ने इस एक्ट के कुछ सुझाव दिए थे, इसलिए इसको पिट्स का इंडिया एक्ट कहा जाता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका समय जो है वो है सन 1784 ईस्वी। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको पिट्स इंडिया एक्ट जानना है तो थोड़ा आप रेगुलेटरी एक्ट की कमियां देखिए कि रेगुलेटरी एक्ट में क्या कमियां रह गई थी। तो रेगुलेटरी एक्ट में ये कमी रह गई थी कि उस समय भारत में इसका जो शासन चल रहा था, रेगुलेटरी एक्ट में कहा गया था ना कि भारत में जो शासन चल रहा है, चाहे भारत में वो आर्थिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णय हो या सैनिक निर्णय हो, कोई भी अगर निर्णय सरकार वो कंपनी लेगी उससे वो ब्रिटेन को अवगत कराएगी। लेकिन अभी तक कंपनी ने कभी भी ब्रिटेन की संसद को अवगत नहीं कराया। और जब अवगत नहीं कराया तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो विपक्ष के लोग थे वो तो बड़े खतरनाक थे। उन्होंने कहा ऐसा तो कोई तंत्र बनाया ही नहीं आपने, हम किस स्तर पर देखें। लेकिन संसद में एक बहुत बड़ा भाग जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? क्योंकि कंपनी के पास लाभ बहुत ज्यादा था।
और जब लाभ था तो ये लोग क्या करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उस समय जो सांसद होते थे उनको पैसा देते थे। और जब उनको पैसा देते थे तो वो क्या करते थे, वो हमेशा कंपनी के पक्ष में बातें करते थे, बड़ी घूस देते थे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी रकमें दी जाती थी। और हर व्यक्ति चाहता था कि भारत से जितना पैसा लूट कर आ रहा है उसमें हमें भी योगदान, हमें भी कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। जब स्थितियां ये थी तो वहां कुछ लोगों को लाभ मिल रहा था, वो तो कंपनी की वाह वाह कर रहे थे कि बहुत अच्छा कर रही है कंपनी भारत में, इतना अच्छा तो शायद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो विरोध कर रहा था। उसने कहा ये बताइए, आपने रेगुलेटरी एक्ट बनाई थी, उस एक्ट में आपने किया क्या, आपने कोई फायदा किया है, उससे कुछ हमें लाभ मिला है? तो इस एक्ट में क्या किया गया, इस एक्ट में अब दो स्थितियां निर्मित होंगी। कौन कौन सी निर्मित होंगी, अब आप देखिए, दो स्थितियां ये निर्मित हो रही हैं। एक स्थिति में आप जान रहे हैं एक कौन है, तो अभी तक एक के बारे में जानते हैं आप, एक था कोर्ट ऑफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर इसके नाम से तो आप परिचित हैं, इसको बोल दिया जाता है सीओडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही 24 लोगों का संगठन था, वही 24 सदस्यों का संगठन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चलाता था। इतना तो मैं सबसे पहले आपको यही बताया था ना कि 24 लोगों का एक संगठन था ब्रिटेन में, और वही जो 24 लोग जो निर्णय लेते थे कंपनी वही काम करती थी। तो इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये मामला करता था। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत एक और, भारत में एक और तंत्र बनाया गया जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या किया गया, बोर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। तो आप दो तंत्र हो गए, एक तंत्र हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक तंत्र हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हुआ, कुछ सरकारी लोगों की, कुछ सरकारी लोगों की नियुक्ति की गई। और इन सरकारी लोगों की जो नियुक्ति की गई, इन पर आदेश किया गया कि अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सापेक्ष भारत में कोई निर्णय लेता है कि भारत में क्या करना है, तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उस मामले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अवगत कराना होगा, अवगत कराना होगा मतलब बताना होगा। और अवगत कराने के बाद अगर कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मान जाएगा तो वो नियम पारित होगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं मानेगा तो वो आदेश पारित नहीं होगा। इतना मामला आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो जाए कि अब दो तंत्र बन गए। एक तो कोड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही था जो कंपनी का नियंत्रण मंदिर था, लेकिन सरकार ने एक और नया तंत्र बना दिया जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या कहा गया कि अब भारत में जितने भी व्यापारिक, व्यापारिक प्लस सैनिक, सैनिक, व्यापारिक और सैनिक निर्णय कंपनी लेगी, उन निर्णय से कंपनी को पहले ब्रिटेन को अवगत कराना होगा। अब मैं थोड़ा इमेजिन के लिए आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने वही, मैं फिर दोबारा मतलब डिसीजन आपको इमेजिन करने के लिए बोलता हूं कि भारत में एक कंपनी है अडानी और क्या बोलते हैं अंबानी कंपनी, उस पर सरकार ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, अब हम 4-5 सांसदों की या सरकारी लोगों की नियुक्ति कर दे रहे हैं। अब अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो पहले आप इस संगठन को, इस समिति को बताएंगे, ये समिति कहेगी निर्णय सही है तो वो सही माना जाएगा, और वो कहेगी गलत है तो गलत माना जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रही कंपनी, क्यों ऐसा पार्लियामेंट क्यों कर रही, तो पार्लियामेंट इसलिए कर रही है कि आप अपने मन मुताबिक शासन ना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी निजी है, लाभ जब मिलता है तो किसी देश के ना तो कल्याण को सोचा जाता है, ना किसी देश के भविष्य को सोचा जाता है। तो किसको सोचा जाता है, तो वो सोचा जाता है कि आप लाभ जितना कमा पाए उतना लाभ कमा लें। क्योंकि लाभ के लिए तो सब लोग आए हुए हैं भारत में, भारत जैसा देश मिल गया है, लूटने की कोई हजारों गुंजाइशें हैं। तो लोगों ने कहा कि लूटना है ही तो हम नए नए तंत्र बनाकर लूटते हैं। तो स्थितियां इस प्रकार की डेवलप हुई, इतना तो आपको पता हो गया। और इस एक्ट में एक चीज और जानना हो तो वो आप ये जान सकते हैं, सन 1784 के रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में ये और देख लीजिए कि जो गवर्नर जनरल था
उस गवर्नर जनरल को थोड़ा सा अपनी परिषद को मताधिकार में लाभ दिया गया और परिषद के निर्णय पर अपने आप को वरीयता दी गई। ठीक है, क्या दी गई? वरीयता दी गई। वरीयता, वरीयता क्यों दी गई? क्योंकि पिछले एक्ट में ये दोष था कि गवर्नर जनरल काम नहीं कर पा रहा था, उसके समक्ष बहुत सारे रोक लगाई जा रही थी सब परिषद के माध्यम से, इसलिए सब परिषद पर गवर्नर जनरल को थोड़ी बढ़ोतरी दे दी गई। तो ये थी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है कब लागू हुई, तो सन 1784 ईस्वी में। इसमें जो सबसे बड़ा मामला था वो कोर्ट ऑफ कंट्रोल बना दिया गया कि आप कुछ भी सरकारी निर्णय आप लेंगे तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक मैं मैप बना देता हूं, उस मैप से आप समझिए कि देखिए ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन है, तो ब्रिटेन में सबसे ऊपर है संसद। संसद तो आप जानते ही, संसद जैसे भारत की हुई, इस संसद में बहुत सारे सांसद रहते हैं और वो सांसद देश के लिए काम करते हैं, जैसे भारत के नेता भी देश के लिए काम करते हैं। अब बात तो यही है कि नेता देश के लिए कितना काम करते हैं, ये तो समय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सोच की फर्क है कि संसद वास्तव में सांसद भारत के लिए काम करते हैं या व्यक्तिगत स्तर पर काम करते हैं, डजेंट मैटर। बट आप समझिए कि यहाँ सांसद हो गई और सांसद के नीचे इन लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी। उन लोगों को कहा गया, क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे एक संस्था बची जो जिसको हम बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे कंपनी के सदस्य जो भारत में काम करते हैं। तो अब ऐसा तंत्र बन गया कि संसद को कोई जानकारी चाहिए, भैया कंपनी क्या कर रही है भारत में, तो उसने कह दिया कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताओ क्या चल रहा है भारत में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बताइए क्या क्या काम कर रहे हैं। अब मान लो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कोई भारत में निर्णय लेना है, जैसे मैसूर के साथ युद्ध करना है तो नहीं करना है, तो कौन बताएगा पहले? तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बताएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, भैया हम युद्ध करें भारत में कि ना करें। फिर ये संसद को बताएंगे युद्ध करेंगे तो ना करेंगे। और एक और देखिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो भारत में गवर्नर रहेगा वो पहले गवर्नर सूचित करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, भैया युद्ध करना है कि नहीं करना है। फिर वो करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी संसद। और इस एक्ट में एक और ध्यान रखिएगा, पहली बार इस एक्ट में भारत में जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता था उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र की संज्ञा दी गई थी। मतलब भारत में कंपनी का शासन जिन जिन क्षेत्रों पर था तो उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा दिया गया था। इसका मतलब हम ये निकाल लेते हैं कि अब संसद भारत में कब्जा करने के मूड में आ गई थी। अगर वो कब्जा करने के मूड में नहीं आती तो वो क्यों ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहेगी? अगर भारत की कोई कंपनी जाए कहीं विदेश में कोई शासन कर रही हो, या तो फिर भारत की संसद उसको कब ये बताएगी कि भारत आधिपत्य का क्षेत्र है? जब बताएगी जब उसका कहीं ना कहीं ये उसको लगने लगे कि हमको पैसा चाहिए, पैसा के साथ साथ आधिपत्य भी चाहिए। तो ये मामला था पिट्स इंडिया एक्ट का। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं थोड़ी और आगे और चलते हैं प्रमुख एक्ट की ओर। प्रमुख एक्ट, प्रमुख एक्ट है प्रमुख एक्ट है, यहीं ऊपर लिखता हूं सबसे पहले मैं, ये छोटा है। प्रमुख एक्ट, एक्ट लिखता हूं मैं। अब प्रमुख एक्ट क्या है तो आप ये ध्यान रखिए कि अभी तक इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि भारत में जो व्यापार कर रही है वो कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक और एकमात्र अधिकार है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अभी तक भारत के साथ व्यापार करने का जो एकमात्र अधिकार है किसके पास है?
तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जो एकमात्र अधिकार है, एकमात्र अधिकार है किस चीज का, भारत के साथ व्यापार करने का, भारत के साथ व्यापार करने का, वो किसका है, तो वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक इंग्लैंड के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। अब ये सोचिए, मतलब एक इमेजिन करिए, जैसे भारत के लोग हैं, भारत के लोग में एक कोई आदमी कंपनी बना ले और वो कहे कि हम अभी हम यूरोप के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और सरकार ये कह दे ठीक है आपको यूरोप के साथ व्यापार करना है तो आप जाइए, मैं ये आपको वादा करती हूँ, वादा करता है भारत सरकार कि अब कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके साथ या यूरोप के साथ व्यापार नहीं करेगा, आपका एकमात्र अधिकार होगा। तो ये हो गया एकमात्र अधिकार, एकमात्र अधिकार का एक और एकमात्र आप ही है जो इस देश के साथ व्यापार करेंगे। तो ये अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार था कि अभी तक अगर उसको भारत में क्या बोलते हैं व्यापार करना था तो एक और एकमात्र अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन उस समय नेपोलियन का उत्कर्ष हो रहा था, और नेपोलियन ने जो यूरोप में जो स्थितियां बरकरार रखी थी उसके द्वारा यूरोप में हाहाकार मचा हुआ था। हाहाकार इतना ज्यादा मचा हुआ था, सभी लोग चाहते थे कि भारत के साथ सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक अलायंस के अनुसार भी तो ये नियम होना चाहिए ना कि हम ऐसा क्यों करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में एकमात्र व्यापारिक अधिकार का अधिकार दे रखें। कहीं ना कहीं उसके पीछे लाभ काम कर रहा था। संसद में बहुत सारे लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से घूस लेते थे, और उस घूस के बदले में वो कंपनी को एकमात्र अधिकार दे रखे थे कि आप जाइए और आप भारत में व्यापार करिए और आपको सिर्फ मैं एकमात्र अधिकार देता हूं। तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो ये अधिकार वंचित था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के लोगों ने वहां ये मांग करना आरंभ कर दिया, मांग करना आरंभ कर दिया कि हमको भी व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। कंपनी ऐसा आपको क्या लाभ दे रही है जो सिर्फ आप कंपनी को अधिकार दिए हैं, हमें भी अधिकार चाहिए। जब ये मांग होने लगी तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन की संसद अब प्रत्येक 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, तो आप एक बार यहां लिख लीजिए कि प्रत्येक 20 वर्षों में, प्रत्येक 20 वर्षों में मतलब 20 ईयर में, प्रत्येक 20 वर्षों में एक एक्ट पारित करेगी, एक एक्ट पारित करेगी और ये कहेगी कि कंपनी का अधिकार अब कितने समय तक चलेगा। अभी तक जो अधिकार चल रहा था वो अनलिमिटेड टाइम तक चल रहा था कि जब तक शासन करना हो। लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा कि कंपनी को हम एक काम करते हैं कि कंपनी को हम 20 वर्षों का समय और दे देते हैं, 20 वर्षों का समय और दे देते हैं, 20 वर्षों तक इनको एकमात्र अधिकार रहने देते हैं। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अभी भी लोगों की आवाज नहीं सुनी, कहा कि नहीं, अभी हम कंपनी के पास और छोड़ देते हैं, 20 साल तक ये भारत में शासन करते रहे, अभी 20 साल तक हम किसी और दूसरी कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं देंगे। तो 20 वर्ष, तो आप देखिए कि ये एक्ट जो पहली बार आ रही है वो एक्ट कब आ रही है, तो एक एक्ट आई गई सन 1793 ईस्वी में, 93 ईस्वी में। तो 93 ईस्वी में जो एक्ट आती है उस एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में अभी और 20 साल का एकाधिकार मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है। कहा जाता है कि 20 वर्ष तक आप व्यापार करते रहिए। तो पहली एक्ट कब आ गई, ये एक्ट आ गई सन 1793 ईस्वी में। लेकिन इसके 20 वर्ष कब बीत जाएंगे, तो ये 20 वर्ष बीत जाएंगे 1813 ईस्वी में। फिर दौर आया, फिर दौर आता है 1813 ईस्वी का, 1813 ईस्वी का। जब 1813 ईस्वी का दौर आता है तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में फिर आवाज बुलंद करते हैं लोग, कहते हैं कि ये बताइए, आपने जो अधिकार कंपनी को दिया था अब वो खत्म होने वाला है और आप सबके लिए खोल दीजिए। आप कंपनी का एकमात्र अधिकार भारत में मत रखिए, क्योंकि हमको बहुत समस्या हो रही, पैसा इतना है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें। संसद पर बहुत अधिक दबाव था, इसलिए पहली बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के एकमात्र व्यापारिक अधिकार का
अंत कर दिया था। तो प्रश्न आता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सॉरी भारत में पहली बार संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब खत्म किया था? तो वो एक्ट कब थी? तो वो एक्ट थी 1813 ईस्वी की। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकमात्र व्यापारिक अधिकार का अंत कर दिया गया। अधिकार का अंत कर दिया गया। तो इस एक्ट को आप याद रखिएगा, एकमात्र व्यापार का अधिकार का अंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। और अब भारत में व्यापार करने का अधिकार जो था वो सभी अंग्रेजों को मिल गया, सभी अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। और साथ साथ में और मैं आपको और आगे बताऊं तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो एकमात्र अधिकार भी समाप्त हो गया और सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार हो गया, लेकिन तब भी कुछ पाबंदियां लगा दी गई। क्या पाबंदियां लगाई गई? तो वो लगाई गई कि अभी भी कंपनी जो है वो चाय और चीन के साथ एकमात्र अधिकार रहेगा, उसका एकमात्र अधिकार रहेगा, एकमात्र अधिकार रहेगा। मतलब इतना होने के बाद भी सरकार ने तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पक्ष लिया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी अधिकार कहाँ रहेगा? तो भारत के साथ जितनी भी चाय का व्यापार होगा वो चाय का व्यापार कोई भी अंग्रेज नहीं कर पाएगा, सिर्फ कंपनी करेगी। और भारत और चीन के साथ जितने भी व्यापार होंगे वो कोई नहीं करेगा, वो भी कौन करेगा? तो वो कंपनी ही करेगी। इतने के बावजूद ये नियम रहा। लेकिन आप समझिए कि इसके बाद भारत में एक दौर आता है, वो आता है जिसको हम बोलते हैं खुली प्रतियोगिता का दौर। कौन सी खुली प्रतियोगिता? तो खुली प्रतियोगिता जो थी वो किसके लिए थी? व्यापार के लिए थी। इसलिए 1813 ईस्वी के साथ 1813 ईस्वी के बाद में भारत की लूट और ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, लेकिन अब कई अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कर लिया था और व्यापार के जरिए अब भारत की जो लूट थी वो कई स्तर पर चली गई थी। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही लूट रही थी, लेकिन अब तो खुली प्रतियोगिता थी कि जो चाहे वो भारत में आए। इसमें एक और कह दिया गया कि अभी भी भारत में जो राजनीतिक अधिकार रहेंगे, जो राजनीतिक और राजस्व वसूली का अधिकार रहेगा, वो राजस्व वसूली का अधिकार रहेगा वो अभी कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप लोग व्यापार कर सकते हैं, व्यापार किसी भी चीज का रहे, सिर्फ चाय का व्यापार नहीं करना है, बाकी हर अंग्रेज जाए भारत में और व्यापार करे। इसी एक्ट में कुछ और प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को आप और देख लीजिए। इसी में प्रावधान किया गया कि हम लोग एक काम करते हैं, भारत के कल्याण की ओर ध्यान देते हैं और भारत के लोगों पर 1 लाख रुपए का खर्चा भारत के शिक्षा व्यवस्था पर कंपनी करेगी। ब्रिटेन ने भारत के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और कहा कि कंपनी जितना लाभ कमा रही है तो कंपनी का ये दायित्व है कि वो भारत के लोगों के लिए 1 लाख रुपए ले और 1 लाख से भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। अब प्रश्न उठता है कि ये चीज अच्छा है कि बुरा है? ठीक है, संख्या कम है, पैसा कम है, लेकिन एक सुधारवादी कदम तो है। लेकिन सुधारवादी कदम में तो भी देखिए, अब चुनौतियां जो है वो अलग अलग होती हैं। इसलिए यही 1813 ईस्वी की एक्ट है, जिस एक्ट के द्वारा भारत में एक आपने कभी विवाद पड़ा होगा जिसको आंग्ल प्राच्य विवाद बोलते हैं, प्राच्य पाश्चात्यवादी विचार बोलते हैं, वो 1813 की एक्ट के द्वारा ही शुरू हुआ था। अब जब उसने ये कह दिया कि 1 लाख रुपए हम भारत के लोगों पर खर्चा करेंगे शिक्षा पर, तो भारत के लोगों में और ब्रिटेन के लोगों में एक फाइट ये होने लगी कि ये जो 1 लाख रुपए खर्चा होगा वो 1 लाख रुपए आप कहाँ पर खर्च करेंगे? वो आप अंग्रेजी भाषा के लिए खर्च करेंगे, अंग्रेजी भाषा के लिए खर्च करेंगे, या भारत की जो दूसरी मातृभाषाएं हैं या देसी भाषाएं हैं उन पर खर्च करेंगे। और एक तो विवाद ये था, दूसरा विवाद ये था कि विषय क्या होंगे। क्या विषय वे होंगे जो अभी तक भारत में चल रहे थे, या विषय यूरोप में चल रहे थे? क्या विषय होंगे? अब भारत में एक बहुत बड़ा धड़ जो है, बहुत बड़े जो लोग हैं कुछ संख्या में, जो आधुनिकवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी में दी जाए और विषय मॉडर्न यूरोप के हों, जैसे राजा राम मोहन राय,
राजा राम मोहन राय ये कह रहे हैं कि भारत में जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दीजिए, और उनका विषय क्या हो रहा है, उसका विषय यूरोपीय रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अभी तक भारत में जो शिक्षा पद्धति रही है, अगर हमें नौकरियां करनी हो गई, जैसे मैं अभी कहूँ आपका बच्चा हो, आपकी न्यू जनरेशन हो, तो आप कौन सी भाषा में उसको शिक्षा दिलाना चाहेंगे, अपनी मातृभाषा में या उसको अंग्रेजी में? देखिए, आप अगर एक दूसरी भावना से आप ये सोचिए, तो आप पहला प्रयास तो मुझे लगता है आप अंग्रेजी में करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में इसलिए करेंगे क्योंकि अंग्रेजी में संभावनाएं ज़्यादा हैं। हिंदी मीडियम की स्थिति आप कैसी है? एक वेब सीरीज आई है, उस वेब सीरीज में शायद एस्फ्रेंड वेब सीरीज का नाम है, उसमें एक डीएम साहब है जो हिंदी मीडियम से वो है, वो अपना एक बयान देते हैं एक कॉन्फ्रेंस में, वहीं सब डीएमओ की मीटिंग हो रही होती है। वो कहते हैं कि आज हिंदी मीडियम की स्थिति क्या है। एक बीए और एमए पास हिंदी मीडियम का व्यक्ति क्या करेगा जिंदगी में? वो सरकारी नौकरी के अलावा क्या कर पाएगा? उसको सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी इसको तो छोड़िए, वो क्या करेगा उसके अलावा? वहीं अंग्रेजी माध्यम का व्यक्ति एक अच्छे होटल में, एक अच्छे कॉल सेंटर में कम से कम इतना तो कर सकता है कि वो पेट के लिए कमा लेगा। लेकिन हिंदी मीडियम के पास क्या विकल्प बचेगा? और भी देखो, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, और शायद मेरी लगभग सोच ठीक होनी चाहिए। मेरी सोच ये है कि जब भी ये बात ये आती है कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में, तो संभवतः जिन माँ बाप के पास पैसा ज़्यादा रहता है, अच्छे घर परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आज भी मिलती है। हिंदी माध्यम का अधिकांश अधिकांश बोल रहा हूँ मैं, 100% दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अंग्रेजी मीडियम की फीस भर पाएं। और सरकारें खुद ये असमानता को जन्म देती हैं, इसलिए देती हैं। अगर सरकार को असमानता का जन्म नहीं देना हो तो इंग्लिश मीडियम या एजुकेशन पर पैसा किस चीज का लगना? क्योंकि सरकार का भी तो अपना कोई दायित्व है। सरकार अगर लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व वसूल रही है, तो वो राजस्व किस लिए वसूल रही है? क्या वो रैलियां करने के लिए वसूल रही है? क्या वो अच्छी अच्छी गाड़ियां में चलने के लिए वसूल रही है? किस लिए वसूल रही है? तो पहले तो सरकार का ये उद्देश्य होना चाहिए कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अब एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किस स्तर पर है? वो है हायर स्तर पर। आप देखिए, सरकारी कॉलेजों का जो आवंटन होता है उसके लिए कितना कंपटीशन है, क्योंकि वहां शिक्षा फ्री है। लेकिन कंपटीशन आपको प्राइमरी लेवल पर नहीं मिलेगा देखने को। प्राइमरी लेवल पर तो प्राइवेट लोगों ने अपना एकमात्र एक अधिकार बना रखा है। वहां प्राइमरी की हालत देखिए आप। प्राइमरी पर सरकारें लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व खर्चा करती हैं। उनकी स्थिति क्या है? आज प्राइमरी में जैसे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके परिवार के जो लोग शादीशुदा होंगे उनके बच्चे भी हों, आप ये बताइए कि आप अपने बच्चे को अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो क्या आप समाज में खड़े होकर ये बता पाएंगे कि मेरा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में ना पढ़कर प्राइमरी में पढ़ता है? जैसे ही आप प्राइमरी में कहेंगे तो आप पर एक गरीबी का तमका लगा दिया जाएगा, टैग लगा दिया कि आप गरीब व्यक्ति इसलिए पढ़ रहे हैं। क्या हमने हालत कर दी प्राइमरी की? क्या हमने उस महात्मा गांधी के उस सोच के लिए जिसमें वो कहते थे कि सर्वोदय की योजना होनी चाहिए भारत में, वर्धा व्यवस्था में उन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का योजना बनाई थी कि भारत में इस प्रकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए हमने क्या प्रयास जो किए हैं वो पर्याप्त हैं? क्या हम एक बच्चे को मौलिक अधिकार दे दें कि इतने वर्ष से लेकर बच्चा इतने वर्ष तक रहेगा तो उसको शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार रहेगा? क्या वो बच्चा कभी किसी कोर्ट में खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए मांग कर पाएगा कि हमको ये अधिकार दीजिए? ऐसे अधिकार हमने बना दिए, तो ऐसे अधिकार हमको लगता है कि मात्र वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहे हैं। ग्राउंड पर वो कब उतर पाए हैं? क्या ग्राउंड पर कभी आपने किसी 10 साल के बच्चे को सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए सुना है कि मेरे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो भारत सरकार हनन कर रही है? तो कुछ अधिकार तो हमने ऐसे बना दिए हैं जिन पर सोचने पर लगता है यार कि ये अधिकार ना ही होते तो ही बेहतर होता। क्योंकि जब अधिकार होते हैं, सरकारें दावा करती हैं देखो ये अधिकार दे रखा है हमने, क्या काम का वो अधिकार? ऐसे ही कुछ और अधिकार हैं भारत में, जैसे एक एसटी एक्ट हो गया, महिला क्या बोलते हैं उत्पीड़न के लिए हो गया, कि उस महिला को ये अधिकार दे दिया गया कि आपको कोई भी प्रकार का आपको घरेलू हिंसा होती है, आप पुलिस में जा सकती हैं, आप न्यायालय में जा सकती हैं। लेकिन वो महिला जो 100% अपने पति पर डिपेंड है, क्या वो महिला कभी
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा या पुलिस का दरवाजा खटखटाएगी भी, तो वो किस बेस पर खटखटाएगी? बाद में कोर्ट निर्णय देंगे कि जाइए आप उसी परिवार में रहिए। अब वो महिला जो आई है वो अपने पति के खिलाफ आई है, वो अपने ससुर के खिलाफ आई है। अगर पति और ससुर उसके निकाल देते हैं तो क्या उसके पास इतना पैसा रहेगा कि वो जाके कोर्ट में खड़ी हो पाएगी? वो महिलाएं कोर्ट तक खड़ी हो पाई आज तक जिनके पास कुछ बैकग्राउंड था। क्योंकि आज भी आप देखिए कि जब महिलाओं की स्थिति हम देखते हैं तो महिलाओं का जो मूल्यांकन किया जाता है वो इंस्टाग्राम पर अच्छी अच्छी रील डालने वाली और कुछ फेमस सेलिब्रिटी की चेहरा देखकर हम महिलाओं का आकलन कर लेते हैं। क्या उन महिलाओं का आकलन एकमात्र एक अधिकार है कि हम उनको देखकर ये तय कर दें कि महिलाओं की स्थिति भारत में सुधर गई है? अगर महिलाओं की स्थिति देखना है तो आप जाके गांव की गरीब और वंचित महिला की स्थिति देखिए कि वो किस स्थिति में जी रही है, तो आपको पता लगेगा कि आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है। आज हम कहें कि हमने उनको राजनीति में अधिकार दे दिया, राजनीति में कुछ क्या बोलते हैं फेमस चेहरे हैं। अब उन फेमस चेहरे से क्या हम भारत में ये अधिकार या आइडिया लगा लें कि भारत में हर महिला ऐसी होंगी? आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तय करना है कि भारत की डेमोक्रेसी किस ओर जाएगी। चलिए आप देखिए 1813 ईस्वी में यहाँ जो है वो गैप है 20 साल का। 20 साल के बाद 1813 में इतना हो गया कि एकमात्र अधिकार खत्म हो गया, लेकिन चाय और चीन पर अभी भी अधिकार बना गया। कुछ एक्ट और आई। अब जो अभी तक आपने पढ़ ली 1800 कौन कौन सी, तो आपने पढ़ ली सन 1793 की एक्ट, 93 ईस्वी की एक्ट, और एक पढ़ ली 1813 ईस्वी की एक्ट। अब 20-20 साल का ये जो गैप है, ये 20 वर्षों का जो गैप है, 20 ईयर का जो गैप है, यहाँ भी एक 20 वर्ष का गैप होगा और एक एक्ट आएगी अब 1833 ईस्वी में। क्योंकि 20 साल फिर खत्म हो रहे थे, और जब 20 साल फिर खत्म हो रहे थे तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट पर फिर यह दबाव बनने लगा कि आखिर कंपनी ही क्यों चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार करेगी। इसलिए अब हम देखते हैं किसको, तो हम देखते हैं 1833 की एक्ट को, 1833 ईस्वी की एक्ट। और 1833 ईस्वी की जो एक्ट है उस एक्ट में क्या कहा गया कि अब चाय और चीन पर भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जाम में बहुत सारी गलती होती हैं, वो आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। वो नोट कैसे करना है आपको कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ, एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो वो हुआ 1813 ईस्वी में। ठीक है, एकाधिकार। लेकिन पूर्णता एकाधिकार, एक प्रश्न होता है पूर्णता एकाधिकार, पूर्णता एकाधिकार। तो पूर्णता एकाधिकार खत्म कब हो रहा है, तो वो हो रहा है 1833 की एक्ट में। पूर्णता क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो एकाधिकार समाप्त किया गया था तो चाय और चीन पर तो अधिकार बना रहा था, लेकिन और चीजों पर और वस्तुओं पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। इसलिए अब 1833 ईस्वी के एक्ट के बाद पूर्णता खत्म कर दिया गया। अब भारत में कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था। ठीक है, ये 1833 की एक्ट में आप ध्यान रखिएगा। और इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि अभी तक आपको ये पता होगा कि आंग्ल और प्राच्य का विवाद चलता रहा था। 1 लाख रुपए खर्च नहीं हो पा रहा था कि 1 लाख रुपए हम कहाँ खर्चा करें, अंग्रेजी शिक्षा पर करें कि मातृभाषा की शिक्षा पर करें। तो वो 1 लाख रुपए कैसे खर्चा होगा, उसके लिए जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, आप जानते ही हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उस परिषद में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई, उस व्यक्ति को विधि सदस्य कहा गया कि विधि सदस्य होगा। ये व्यक्ति कानून का जानकार है और ये भारत में जाएगा तो क्या करेगा, कानून को संहिताबद्ध करेगा, सुरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा। क्योंकि अभी तक भारत में जो कानून चल रहे थे वो कैसे चल रहे थे कि मुंबई प्रेसिडेंट में अपना कानून था, अपने नियम थे, बंगाल प्रेसिडेंटी में अपने नियम थे, अपने कानून थे, मद्रास प्रेसिडेंटी में अपने कानून थे, अपने नियम थे। तो इससे व्यवस्था क्या हो रही थी कि समझिए कहीं मद्रास का एक व्यक्ति है, उसने चोरी कर ली तो उसके पास कोई मतलब उसको सजा कम मिलेगी। वहीं मद्रास के अलावा बंबई के क्षेत्र में किसी ने चोरी कर ली तो अधिकार ज्यादा मिलेंगे, वो
तो क्या बोलते हैं, दंड ज्यादा मिलेगा। इसलिए समस्या ये थी कि कोई ना कोई ऐसे नियम होने चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से सभी लोगों के लिए बराबर हों। बंगाल में वही नियम हो, मद्रास में भी हो, और मुंबई में, संपूर्ण भारत में एक समान अधिकार होंगे। इसी के लिए भारत में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई कि आप जाइए और ये तय करिए कि भारत में सभी के लिए नियम बराबर होने चाहिए। इसलिए इसी विधि सदस्य का नाम था लॉर्ड मैकाले। मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया, और वो 1813 से जो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा था आंग्ल प्राच्य विवाद वाला, उसमें इस व्यक्ति ने भारत में आंग्ल समर्थन किया और अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। और इसी ने ही एक पत्र निकाला था 1835 ईस्वी में, जिसको मैकाले का घोषणा पत्र कहा जाता है। उस मैकाले का घोषणा पत्र, जिस मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी और भारत की परंपरागत शिक्षा को हटाकर भारत में अब अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को बढ़ाया था। इसी व्यक्ति ने भारत में अपने 1835 ईस्वी की एक्ट, अपने स्मरण पत्र में एक डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन का थ्योरी का एक सिद्धांत दिया था, जिसे अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है। इस व्यक्ति ने कहा था कि हम भारत में सिर्फ उच्च वर्ग के कुछ लोगों को, मध्य वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित कर देंगे, वही लोग अपने से नीचे वालों को, उससे वो नीचे वालों को शिक्षित करते जाएंगे। तो डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत क्या था, मैकाले का घोषणा पत्र क्या था, वो मैंने पिछले क्लास में, जिसमें मैंने भारत में आधुनिक शिक्षा का समग्र अध्ययन नाम से एक टॉपिक को आपको कराया था, उस टॉपिक को आप देख लीजिए। उसमें सारी चीजों को एकदम विस्तार से बताया गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इस एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, जिसको ध्यान रखिए। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट में बंगाल के सन 1700, यहाँ मैं अलग लिख दे रहा हूँ, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछिए, तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि सन 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटन एक्ट आया था, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, उसका नाम बदलकर कर दिया था इन लोगों ने। अब बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपको ये पता है, बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि 1773 ईस्वी में एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर इसमें जनरल शब्द जोड़ दिया गया था और एक सब परिषद बना दी गई थी। उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन जब सन 1833 की ये एक्ट आ रही है, तो इस एक्ट में वो कुछ परिवर्तन कर रहे हैं कि अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो इतना क्लियर हो गया कि सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के साथ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो कौन था यहाँ? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, ओनली ऑन बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 ईस्वी में उसी बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या रख दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? तो वो बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों भैया विलियम बेंटिक बनेगा? तो विलियम बेंटिक इसलिए बनेगा क्योंकि जब ये एक्ट आ रही है, उस एक्ट के समय विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था, और उसी के शासनकाल में ये एक्ट आई। तो अब कहा जाने लगा कि अब भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? तो विलियम बेंटिक होगा। तो एक चीज और यहाँ निश्चित हो गई कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों? क्योंकि सॉरी, मिस्टेक हो गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन?
तो वो है विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये नियम आ गया कि अब आपका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब आपका नाम होगा भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल इसलिए नाम दे दिया गया था क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी सपरिषद को अब संपूर्ण भारत के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया था। चाहे मुंबई प्रेसिडेंटी हो, चाहे मद्रास प्रेसिडेंटी हो, चाहे बंगाल प्रेसिडेंटी हो, या भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई नियम कानून बनेगा तो उसमें वो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी सपरिषद जो है वो मिलकर नियम बनाएगी। इसलिए इसको अब कहा जाने लगा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब एक बात समझिए, जैसे आपका पद कुछ भी हो, आपका पद का नाम अभी XYZ है। अब भारत सरकार ये कह दे जैसे आपके पद का नाम XYZ है और उस XYZ के पद पर B व्यक्ति नियुक्त है। अब लेकिन एक नियम आए और ये कहा जाए कि अब XYZ के पद को ABCD नाम के नाम से जाना जाएगा, तो वो व्यक्ति जो ए पद पर नियुक्त था तो वो अंतिम XYZ भी हो गया और पहला ABCD भी हो गया। तो इसलिए अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का जो नाम प्राप्त हुआ है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को हुआ है। इसके बाद इसी बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल जाएगा आगे, वो वायसराय हो जाता है। वो कब हो जाता है? तो वो 1857 की क्रांति होगी। 1858 ईस्वी में एक एक्ट आएगा, उस एक्ट के बाद इस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर हम लोग क्या कर देंगे? वायसराय कर देंगे। इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय होगा। उस समय मैं तीनों लिस्ट बनाकर आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो आपने 1833 ईस्वी की एक्ट को पढ़ लिया। अब इस एक्ट में मुझे लगता नहीं कि कुछ और पढ़ाने लायक हो। इस एक्ट में इतनी ही जरूरत है, इतनी चीजों को ही आप याद रखिए। इसलिए भारत में कुछ एक्ट में फिर रिवाइज करा दूं आपको, अभी एक बार और दिखा दूं। देखिए, सबसे पहली एक्ट हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ी सन 1773 ईस्वी में। ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, बहुत सारे नियंत्रण लगाए गए थे। और नियंत्रण क्या क्या थे इसमें मैंने बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स की सपरिषद बना दी गई थी और ये कहा गया था कि भारत के संबंध में जो भी निर्णय लेंगे, आप ये सामने देख पा रहे हैं, वो आपको पहले संसद को बताना होगा और संसद को जब बताएंगे तो वो निर्णय माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दूसरी एक्ट पढ़ाई है पिट्स का इंडिया एक्ट सन 1784। पिट्स के इंडिया एक्ट में एक नया प्रावधान बनाया गया था, वो बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और कोड ऑफ डायरेक्टर को सबसे पहले पेज में ही मैंने कोड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया था। कोड ऑफ डायरेक्टर वो था जो कंपनी के व्यापार को या राजनीति को नियंत्रण करता था। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया। उसके बाद प्रमुख एक्टों में मैंने आपको पढ़ाई है सन 1793 की एक्ट। उस 93 की एक्ट में ये कहा गया कि हम 20 साल के लिए भारत का व्यापार बढ़ा देते हैं, लेकिन 20 साल के बाद हम इसका अंत कर देंगे। फिर प्रेशर पड़ा, 1813 की एक्ट आई। उस 1813 की एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया और भारत में सभी व्यक्तियों को समान रूप से जाने का अधिकार हो गया, लेकिन चाय और चीन पर यह अधिकार बना रहा था। और आप जानते हैं कि 1833 ईस्वी की जो एक्ट आई, उस एक्ट में ये भी छीन लिया गया कि अब पूर्णतः एक अधिकार खत्म हो गया था, चाय और चीन पर सबके अधिकार बराबर हो गए थे। तो इतना क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और हमको मात्र अब एक एक्ट और पढ़नी है। लेकिन एक चीज और यहाँ थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, इस एक्ट में एक क्वेश्चन और आता है। ये जो 1813 ईस्वी की जो एक्ट आई थी, इस एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने भारत में ईसाई मिशनरियों को परमिशन दिया था। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी कौन होते हैं? ईसाई मिशनरी जो ईसाई धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को काम करते हैं। ईसाई मिशनरी का मतलब है कि जो लोग, एक मिनट, ईसाई मिशनरी का मतलब है जो लोग ईसाई धर्म के प्रसार के लिए काम करते थे, वो ईसाई मिशनरी को अब भारत में आगमन का अधिकार हो गया था। अगर आप धर्मों पर अगर सोचें तो हर धर्म ने अपने मिशनरी भेजे हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, या दुनिया के दूसरे भी जो धर्म हैं। अधिकांश धर्मों में जो मिशनरी की पद्धति चलती रही है, और मिशनरियों का जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को हम धर्मांतरण करके अपने धर्म में लाएं। क्योंकि हर धर्म ये समझता है कि मुझसे महान धर्म कोई नहीं है। लेकिन कभी एक चीज सोचिए कि आपको जो धर्म मिला है, आपको जो भी मिला है, क्या उस धर्म में
आपका कोई व्यक्तिगत अधिकार है? क्या उस धर्म को पाने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है? आपका जन्म एक्स धर्म में हो गया तो आपने कह दिया एक्स धर्म श्रेष्ठ है। जब कभी धर्म पर कोई डिस्प्यूटेड मामला होता है तो मैं उसमें कंट्रीब्यूशन करता हूं और डिबेट होती है कि किस धर्म को श्रेष्ठ माने। तो मेरा तर्क ये रहता है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म को प्राप्त करने में आपकी क्या निजी भूमिका है। आपका जन्म जिस धर्म में हो गया, आपने कह दिया यही धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और उसको आप ढोते आते हैं। और दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है कि जिसमें मेरा जन्म हुआ है वही धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, धर्म की अपने अपने धर्मों में या कुछ धर्मों में अपनी निजी कमियां बहुत सारी हैं, चाहे वो असमानता की हो, चाहे वो महिलाओं की स्त्रियों की स्थितियों को हो, बहुत सारी कमियां हैं। आप सोचिए कि इस दुनिया में जब इस्लाम आया 7वीं शताब्दी में, जब 6वीं शताब्दी में जब इस्लाम बना, तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा समानता का मूल्य दिया गया था कि ये धर्म जो है वो समानता के सबसे बड़ी स्थिति में रहेगा। इसमें चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि 600 ईस्वी से लेकर जब 1200 ईस्वी आती है, 600 सालों में कितना परिवर्तन हुआ कि उसी इस्लाम धर्म में भारत में एक गुलाम वंश रहा जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर चाहे इल्तुतमिश रहे हों, बलबर रहे हों, ये गुलाम रहे हैं। कुछ लोग नहीं रहे, जैसे रजिया को गुलाम नहीं कहना चाहिए क्योंकि रजिया जो थी वो गुलाम की पुत्री थी, लेकिन गुलाम की पुत्री को हम गुलाम नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पिता कोई काम करता था, उसका बच्चा जो हुआ, उसका जो पुत्र हुआ, उस पुत्र ने कुछ डिफरेंट काम किया तो हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि वो तो गुलाम का पुत्र है। अगर वो गुलाम का पुत्र है तो लेकिन उस पर गुलामी का टैग तो नहीं लगा है ना, उसका पिता गुलाम रहा होगा, लेकिन लड़का तो स्वतंत्र जन्म लिया है ना, लड़की स्वतंत्र जन्म ली है। तो उसमें उस जो वंश है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसको गुलाम नहीं मानना चाहिए। क्योंकि रजिया के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो रजिया के बारे में मुझे गुलाम वंश पर, जो गुलाम वंश कहा गया उस पर मुझे टिप्पणी करने का मन करता है, क्योंकि इसको गुलाम वंश नहीं कहा जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि मामलूक वंश कह देते हैं, लेकिन मामलूक का भी तो इनडायरेक्ट अर्थ गुलाम ही हुआ, क्योंकि उस वंश में सभी लोग तो गुलाम नहीं है ना। रजिया कौन सी गुलाम है? रजिया का पिता गुलाम रहा था, लेकिन पिता को भी तो ये पत्र मिल गया था कि अब आपको मैं गुलामी से मुक्त करता हूँ। क्योंकि जब गुलाम बनाया गया था तो भी एक पत्र जारी किया गया था कि मतलब आप मेरे गुलाम हैं, और जब किसी व्यक्ति ने ये छोड़ दिया कि आप तुम हमारे गुलाम नहीं हो, तो उसको मान लेना चाहिए कि आप गुलाम नहीं है। खैर, ये सब विषय संवेदनशील है, ये चलता रहता है। लेकिन आप सोचिए कि 1200 ईस्वी में इस्लाम में गुलाम वंश आ जाता है, तो आप सोचिए कि जहाँ समानता का सिद्धांत था उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हुए। जब हिंदू धर्म में देखते हैं आप, जब वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ते हैं किसी किताब में, ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति जो लगभग 1500 से 1000 साल की, 1000 ईस्वी के आसपास में माना जाता है, तो 500 ईस्वी तक या 500 वर्षों तक जो जाति का रूप था वो बड़ा आधारित रहा था। किताबें दावा करती हैं ऐसा, तो उसी किताबों के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी हर किताब का अपना दावा है। अब तो कुछ विभिन्न किताबें लिखी गई हैं और नए नए रिसर्च है, तो उसमें रिसर्च तो कुछ डिफरेंट ही है। लेकिन उसमें अगर मैं पहली बात करूं तो उसमें ये कहा गया कि 500 वर्षों तक बड़ व्यवस्था बनी रही, और बड़ व्यवस्था में हर व्यक्ति को काम के आधार पर बड़ चेंज करने का अधिकार होता था। लेकिन सोचिए आप कि 1000 ईस्वी के बाद में इतनी विकृति आ गई कि 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व में भारत में दो महान धर्मों ने जन्म लिया, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। और भारत में उस समय लगभग 62 संप्रदाय ऐसे थे जिन्होंने उस परंपरा का विरोध किया, और उस परंपरा का इतना विकृत और इतना प्रभावशाली तरीके से विरोध किया गया कि आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 200 से वर्षों के आसपास में, 400 ईसा पूर्व के आसपास में भारत का अधिकांश वर्ग, यहाँ तक कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो बौद्ध धर्म को अपना रही थी। क्योंकि धर्म की एक धर्म में विकृति आएगी तो नए व्यक्ति को अवसर मिलेगा। जैसे मैं कहूँ कि जब 2014 का मामला भारत में आया, और राजनीति पर अगर आप दृष्टि डालें तो भारत में नरेंद्र मोदी जी उभर कर आए, भारतीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं वो उभर कर आए राजनीति में। तो उनके उभरने का एक कारण सबसे बड़ा था कि उस समय भारत की परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो चुकी थी कि उन परिस्थितियों को भरना ही था। क्योंकि अन्ना हजारे का मूवमेंट, अरविंद केजरीवाल के साथ में वो सारे मूवमेंट, रामदेव, बाबा रामदेव के कुछ मूवमेंट, जिन्होंने ये बात साबित कर दी कि भारत में भ्रष्टाचार बड़ा मामला है।
और अगर भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा कारण है वो कांग्रेस है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा उन लोगों का दावा था। और जब ये दावा किया गया तो इस दावा में आप देखेंगे जब ये दावा किया गया तो लोगों के अंदर लगा कि हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार से सब लोग तंग थे। तो उसकी पूर्ति करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पेशकश रखी और भारतीय राजनीति को वो व्यक्ति समझने में सफल हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति की कंडीशन क्या है, हमें कैसे भाषण देना है, हमें कैसे लोगों की नब्ज टटोलना है, हमें क्या करना होगा जिससे हम लोगों से भावनात्मक लगाव रख पाए। क्योंकि भारत में आज भी गरीब से लोगों को भावना, देखो गरीब का कल्याण करे ना करे लोग, लेकिन भावनात्मक लगाव गरीब के साथ पक्का पक्का होता है। आपने जिंदगी में चाहे गरीब का कल्याण किया हो ना किया हो, लेकिन उनके साथ भावनात्मक लगाव होता है, भैया गरीबी गलत खत्म होनी चाहिए। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बताया, मुझसे बड़ा गरीब तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं बहुत बड़ा गरीब था। वो गरीबी मेरे मन मस्तिष्क दिल हर जगह बसी हुई है। तो लोगों को लगा कि ये व्यक्ति अगर भारतीय प्रधानमंत्री बनेगा तो अब कल्याण होना तय है। और भारतीय राजनीति उस समय शून्यता की स्थिति में थी। वही स्थिति से कंपेयर आप करते हैं हिस्ट्री में, तो आप देखिए 1910 का जो दशक आता है, 1920 के आसपास में, जब 1915-16 ईस्वी में महात्मा गांधी की एंट्री भारतीय राजनीति में होती है, तो उस समय भारत में जो मूवमेंट चल रहे होते हैं, उन मूवमेंट में चाहे एनी बेसेंट के हों या बाल गंगाधर तिलक के हों, उन लोगों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन भारत में एक राजनीतिक शून्यता ये थी कि अगर बाल गंगाधर तिलक जेल चले जाएंगे तो भारतीय राजनीति का नेतृत्व कौन करेगा। और बाल गंगाधर तिलक को भी लगता था कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो राजनीति का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को समझने की ये कोशिश की कि अगर मैं राजनीति में आ गया तो मेरे जेल जाने के बाद भी लोग नेतृत्व करते रहेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जेल जाने के लिए कभी डरे नहीं। और उन्होंने भारतीय राजनीति को समझने के लिए उन्होंने समझा कि भारत का अधिकांश वर्ग गरीब है, वंचित है, शोषित है, किसानों की स्थिति खराब है, दलितों की स्थिति खराब है। इसलिए गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने अपने वस्त्र भी त्याग दिए। वस्त्र कौन त्यागना चाहता है? क्योंकि वस्त्र त्याग कर गांधी जी ये बताना चाहते हैं कि मैं भी आप लोगों में से एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं वस्त्र पहन लूं। तो लोगों को लगा यार ये मेरा नेता हो सकता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति गरीब हैं। और गरीब व्यक्ति के साथ वो ये बता दे रहा है कि मैं तो आपसे भी गरीब हूं, क्योंकि मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं और चलते हैं अपने लास्ट एक्ट के अनुसार, जिसमें हम चलते हैं 1858 की एक्ट। अब 1858 की जो एक्ट पढ़ना है, उस एक्ट में आपको कुछ प्रावधान पढ़ने होंगे। तो आप सबसे पहले ये बात देखिए कि जो इसकी पृष्ठभूमि देखिए आप, पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे आप तो आप 1858 की एक्ट को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि पृष्ठभूमि में क्या है? पृष्ठभूमि में है 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह। और जो विद्रोह हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बारे में संक्षिप्त बताना चाहूंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पीछे कहीं ना कहीं भारत में बहुत सारे कारण काम कर रहे थे। चाहे वो 1800 ईस्वी के शासनकाल में लॉर्ड बेलेजली की नीतियां रही हो, तत्कालीन लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत सारी ऐसी नीतियां लगा दी थी कि उन नीतियों के द्वारा भारत में एक बहुत बड़ा उभार हो रहा था, और वो आग दबाई न जा सकी और भारत में 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति में भारत का स्तर, मतलब भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ भी एक कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 1857 की क्रांति अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थी, ये सिर्फ उच्च रियासतदारों लोगों का आंदोलन था, जो जिनकी रियासतें छीनी जा रही थी उन लोगों ने आंदोलन कर दिया था। जो भी रहा हो, लेकिन इतना तय था कि 1857 की क्रांति में भारत का जो राष्ट्रवाद था, उसमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत कम थी, लेकिन राष्ट्रवाद का एक प्रारंभिक बिंदु जरूर था। क्योंकि भारत ने पहली बार, भारत के कुछ लोगों को लगा था कि हमें अंग्रेजों को हटा देना चाहिए भारत में। लेकिन 1857 की क्रांति प्रथम दृष्टा तो असफल हो गई, लेकिन उस क्रांति ने बहुत सारी चीजें छोड़ी थी। और उस 1857 की क्रांति के बाद फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने
ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पास किया और इस कानून को कहा गया 1858 की 1858 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको हम पढ़ना है। 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद पारित करती है और ये कहती है कि अब भारत में स्थितियां बदलेंगी। अब क्या क्या स्थिति बदलती है तो आप नोट डाउन करते जाइए। अब पूरी स्थितियां बदलने वाली हैं। तो आप पहली स्थिति आप नोट करिए। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो जब शासन समाप्त हो गया तो शासन किसका हुआ? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा, संसद ने कहा कि अब भारत में जो भी शासन होगा वो कौन करेगी? तो अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की ब्रिटेन की संसद करेगी। ब्रिटेन की संसद करेगी, चाहे आप कहिए महाराजा या महारानी करेंगे। इसी को बोलते हैं हम क्राउन का शासन। क्राउन का शासन। ठीक है, तो क्राउन का शासन कब स्टार्ट हो रहा है? तो क्राउन का शासन स्टार्ट हो रहा है सन 1858 ईस्वी में, क्योंकि 1858 में ये तय हो गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा। अब कंपनी मात्र कुछ अधिकार रखेगी, अब पूरा अधिकार जो होंगे वो ब्रिटेन की संसद के पास होंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना होकर ब्रिटेन की सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ठीक है, इतना तो आपको पता लग गया। और इस एक्ट को जो कहा गया था, इस एक्ट का नाम एक और दिया गया था कि भारत के शासन का अच्छा अधिनियम या अच्छा बनाने वाला अधिनियम की संज्ञा इसको दे दी गई थी। ठीक है, अब आप एक बात याद रखिएगा कि अभी तक जो कंपनी का शासन चल रहा था वो कैसे चल रहा था? तो इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वही शासन चला रहा था। तो इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया। अब भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया, तो अब भारत का शासन कैसे चलेगा? तो अब भारत का शासन कैसे चलेगा? अब प्रश्न बना कि भारत का शासन कैसे चलेगा? भारत का शासन कैसे चलेगा? भारत का शासन कैसे चलेगा? तो अब ब्रिटेन की संसद क्या कह रही है, आप देखिए। अब ब्रिटेन की संसद कह रही है भारत का शासन चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम एक भारत सचिव की नियुक्ति करेंगे। भारत सचिव की नियुक्ति करेंगे। भारत सचिव कौन रहेगा? तो भारत सचिव जो रहेगा वो ब्रिटेन का पार्लियामेंट का कोई व्यक्ति रहेगा जो सरकारी रहेगा। और ये व्यक्ति जो भारत सचिव रहेगा ये कैसे शासन चलाएगा? तो ये चलाएगा 15 लोगों की एक परिषद से। तो इसको कहा जाता है भारत परिषद। भारत राज्य भारत राज्य परिषद। अब भारत का शासन कैसे चल रहा है? तो अब भारत का शासन चल रहा है एक भारत एक भारत सचिव हो गया और 15 लोगों की एक परिषद बना दी गई। इन 15 लोगों ये 15 लोग कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ सरकार नियुक्त कर देगी, इसमें से कुछ कंपनी नियुक्त कर देगी, और इसलिए 15 लोगों के माध्यम से ये शासन चलता रहा। और प्रथम दृष्टा आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन कंपनी का वर्चस्व बना रहा और कंपनी का वर्चस्व चलता रहा था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि अब भारत का शासन चल रहा है भारत परिषद अधिनियम 1858 ईस्वी के अनुसार। और उसने कह दिया कि अब भारत का जो शासन चलेगा वो भारत परिषद रहेगा, भारत सचिव रहेगा और 15 लोगों की परिषद रहेगी, यही भारत का शासन चलाएगी। और ये जो भारत सचिव रहेगा ये अपनी हर न्यूज जो होगी भारत के संसद में ये संसद में देगा।
तो अब संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अब भारत के लोगों को लगा कि अब हमारा कल्याण होने वाला है। और क्या प्रावधान किया गया? तो और प्रावधान ये किया गया कि जो बंगाल का, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय रख दिया गया। वायसराय वायसराय रख दिया गया। इसलिए पहला वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बना। अभी आपको जो कंफ्यूजन हो रही होगी, कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, अभी मैं एक अलग से स्लाइड लेता हूं, उस पर पूरा क्लियर कर देता हूं कैसे गवर्नर जनरल, कैसे वायसराय। तो आप ये ध्यान रखिए कि वायसराय बनने का अधिकार पहली बार लॉर्ड कैनिंग को हुआ। ठीक है। और इस एक्ट में ये भी कह दिया कि हम भारत में जो भी नियुक्तियां करेंगे उन नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी, निष्पक्ष नियुक्तियां किए जाएंगी। और ये जो था वो मात्र 1858 ईस्वी का अधिनियम था। और इसमें से डिटेल में जाने का अधिकार, डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। इसमें एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, मुझे एक चीज और याद आ गई है। 1833 ईस्वी के एक्ट में, 1833 की एक्ट कहाँ गई है? 1833 ईस्वी मिस हो गई कहीं क्या? हाँ ये है। जो 1833 ईस्वी में जो एक्ट आई थी, 1833 ईस्वी में एक्ट आई थी, इसमें एक याद रखिएगा कि सरकार ने ये कहा था कि भारत में जो भी सिविल सेवाओं की नियुक्ति होती है, उन सिविल सेवाओं की नियुक्ति में हम लोग धर्म, मूल स्थान या रंग भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब भारत में सभी लोगों को हम समान अधिकार देंगे और भारत में जो भी ब्रिटेन की नौकरियां हैं वो समान रूप से सबको मिलती रहेंगी, लेकिन मिली किसी को नहीं। हमने इनने दावा तो कर दिया था 1833 में, लेकिन पहली बार 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो यूपीएससी की परीक्षा या उस समय आईसीएस की परीक्षा सफल किए थे। तो देखो, ये आपको एक्ट के माध्यम से क्लियर हो गया। इसलिए अभी तक आपको एक दौर दिखा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जो पढ़ना था, हमको वो पढ़ना था सन 1773 ईस्वी से लेकर कहां तक पढ़ना था? वो पढ़ना था हमको 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। इतना ही बड़ी यात्रा हमको करनी थी। ठीक है। अब जब इतनी बड़ी यात्रा करनी थी तो इसमें क्या होता था, यहां शुरू जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से। और अंत क्या हुआ? अंत हुआ ब्रिटेन की सरकार से। ठीक है। क्योंकि पहले कंपनी का नियंत्रण था और लास्ट में सरकार का नियंत्रण हो गया। सरकार का नियंत्रण कब हो गया? तो 1858 ईस्वी में क्या बोलते हैं, इनका अधिकार हो गया था। तो आपको पता है। लेकिन आप जानते हैं कि सन 1858 ईस्वी में जो यहाँ विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, उस 1857 के बाद ये जो 1858 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम ने सब कुछ बदल दिया था। इसलिए पहले पड़ाव में हम लोग क्या करते हैं, पहले पड़ाव में हम लोग यहां तक पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद 1861 के अधिनियम से लेकर 1947 के अधिनियम तक पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, आदि आदि इस वाले स्टेज में पढ़ते हैं। लेकिन ये स्टेज हमने अभी तक इसलिए पढ़ लिया क्योंकि इस स्टेज तक हम लोग यात्रा कर चुके हैं। कैसे? अभी तक आपने भारत विजय में मराठाओं की विजय हो, सिंध का विलय हो, अफगानिस्तान की नीतियां हो, ये सब कुछ पढ़ा है। और इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद हम समाज सुधार पढ़ेंगे और उसके बाद अंत तक पढ़ते पढ़ते जब हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ेंगे, कब? जब 1947 तक हम पढ़ लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो पूरी वहां की जैसे ही थ्योरी खत्म होती है तो हम ये पार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम से हम परिचित हो जाते हैं कि ये इस एक्ट के अनुसार ये डिस्प्यूट हुआ था। तो वहां पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं इस समय कहूं कि 1909 ईस्वी में पहली बार भारत में पार्लियामेंट सुधार आया और उसने भारत में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार में चेंज कर दिया। तो आपको बड़ा
अजीब लगे यार ये क्या था, लेकिन आप जब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं उस स्थितियों में तो आपके पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, गवर्नर के नाम। ठीक है, तो यहाँ 3 स्टेज में बता रहा हूँ, इन तीनों में आपका मामला क्लियर हो जाएगा। एक है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ओके, इतना शब्द याद रखिए। एक है, एक है बंगाल का, बंगाल का, बंगाल का कौन, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो इसमें कितना परिवर्तन आया है, तो इसमें आया है यहां बंगाल का जो गवर्नर था, यहां जो, यहां जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर, तो गवर्नर के साथ एक नया शब्द जोड़ दिया गया था, वो क्या जोड़ दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब आपको और मैं थोड़ा बता दूं, यहां दूसरा स्टेज में होगा क्या, दूसरे स्टेज में देखिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आप देखो कि पहले बंगाल का गवर्नर, फिर थोड़ी पोस्ट बढ़ी भारत बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल के गवर्नर जनरल की थोड़ी पोस्ट बढ़ी, वो हो गया भारत का गवर्नर जनरल। इतनी मामला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अब आगे आप देखिए, यही भारत का जो गवर्नर जनरल है, यही बाद में हो जाएगा वायसराय, वायसराय। तो इतने में आप देखो एक चीज है, तो बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन, तो पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का, सॉरी मिस्टेक हो गई, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वो हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इतना क्लियर। तो बंगाल का गवर्नर प्लस जनरल का टैग किसको मिला, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, और देखो बंगाल के गवर्नर जनरल से जब नाम रखा गया भारत का गवर्नर जनरल, तो कौन बना, तो वो बना विलियम बेंटिक, विलियम वेंटिक, विलियम बेंटिक। इतना मामला आपको क्लियर हो गया। जब वायसराय का तमगा मिला, तो वायसराय कौन बना पहला व्यक्ति, तो वो बना लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इतना तो आपको पता होगा कि ये अगर व्यक्ति पहली बार भारत का वायसराय बन रहा है, वायसराय कब बन रहा है, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल का नाम वायसराय रखा गया, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुआ। अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था, क्योंकि वायसराय अब सीधे क्राउन का या ब्रिटेन की संसद से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये इतना मामला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, यहां देखिए हमने रेगुलेटरी एक्ट पढ़ ली। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट हमने पढ़ लिया, चार्टर एक्ट 1813, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, और 1858, 53 में कोई ज्यादा विशेष था नहीं तो 53 को मैं बताया नहीं, 1858 का एक्ट। अब बताओ भारत परिषद अधिनियम 1861, और 1892, 1909, 1919, 1935, और भारत एक अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये हम कब कवर करेंगे, जब हम हिस्ट्री में और आगे बढ़ेंगे तो हम उस समय इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग और नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।